तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको मनोज साने केस में अपडेट दे देता हूँ। मुंबई का वही केस जो बिल्कुल श्रद्धा जैसा, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूंखार, जिसमें अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को पहले मारा, फिर उसके टुकड़े करने के बाद, फिर कुकर में उबालने के बाद, फिर रोस्ट करने के बाद सारी चीज़ें आई। अजीब सी चीज़ है, लाश के टुकड़े किए, वो भी छोटे छोटे, उबाला, फिर रोस्ट किया। पुलिस ने बरामद किया उन चीज़ों को, कुछ कुकर से, कुछ बाकी घर के अंदर से। 3 बहनें थी सरस्वती की, उन तीनों ने फिर क्लेम किया कि कम से कम टुकड़े ही सही उसका अंतिम संस्कार करने का उसे हक है, तो लाश के टुकड़े को परिवार को दिया जाए। आखिरकार डीएनए सैंपल और बाकी चीज़ें लेने के बाद पुलिस ने वो आधी अधूरी लाश के टुकड़े सरस्वती की तीनों बहनों को सौंप दिए। इसके बाद परसों शाम उसका अंतिम संस्कार किया गया। कई बार सोचकर भी अजीब लगता है कि किस किस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है। और यहाँ तो ये भी है कि शायद अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन उसके बावजूद शायद पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि अभी हिरासत में है मनोज, और वो लगातार पुलिस को बता रहा है कि अभी तक वो उलझा रहा है एक तरह से पुलिस को। कभी कहता है कि उसने चाकू से मारा, कभी कहता मैंने मारा ही नहीं, उसने खुदकुशी की है। मकसद या मोटिव वो अब तक बताने को तैयार नहीं है। तो अभी भी पुलिस इस केस को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इसके पीछे मकसद क्या है, और ये सुसाइड है या फिर कत्ल है। और इसीलिए जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि मनोज साने का नार्को और ब्रेन मैपिंग ये टेस्ट कराना चाहिए। कोर्ट में बेशक इसके मतलब नहीं है, लेकिन उससे कड़ियाँ जोड़ने में आसानी होंगी। तो हो सकता है मुंबई पुलिस नार्को के लिए जाए, या लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए जाए, ब्रेन मैपिंग के लिए जाए, ताकि सच की कड़ियों को जोड़ा जा सके। तो इसी दौरान पुलिस से ये भी पता चला कि कुछ सीसीटीवी कैमरे में वो कुछ वजनी चीज़ या बोरी या पॉलीथीन लेकर घर से निकलता हुआ दिख रहा है, और एक पास में ही नाला है, वहाँ तक जाता हुआ दिखा है। तो पुलिस को शक है कि उस नाले में भी कुछ सरस्वती की लाश के टुकड़े को उसने फेंका है। अब उन नालों की भी तलाशी ली जा रही है। इधर अंतिम संस्कार के लिए जो लाश के टुकड़े अब तक थे वो घर वालों को दे दिए गए। अब सोचिए कि अगर बाकी मिलते हैं और उन टुकड़ों को भी दिया जाता है तो फिर दोबारा अंतिम संस्कार होगा। इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही अजीब सोच कर ही लग रहा है। लेकिन अब तक पुलिस को उलझा रहा है, और पुलिस से उसने अब तक पूछताछ में जो बताया, जो उसने एक चेन शॉ या जो टुकड़े करने के लिए ख़रीदा था, जब वो टुकड़े कर रहा था तो उसका चेन उतर गया था। जिस शॉप से इसने ख़रीदा उसको उसने वापस धोया, और हिम्मत देखिए कि वापस उसी शॉप में जाता और कहता कि इसको रिपेयर कर दो, और फिर वो रिपेयर होता और वापस लेकर आता और फिर टुकड़े करता है। वो दुकानदार भी अब सामने आए जिन्होंने उसको ये बेचा था, और उन्होंने कहा कि जब वो रिपेयर के लिए लाया था तो कोई सिर्फ चेन उतर गया था, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये शख्स इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है। तो अभी भी पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन लगातार मनोज पुलिस को उलझा रहा है, झूठ बोल रहा है। और आज 7 जून को वो पकड़ाया था, आज 13 जून हो गए। अभी भी एक पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उसने अपनी बात, जो भी क्राइम है, कबूल कर लिया है। तो बार बार सुसाइड भी कहता है, फिर चाकू की बात भी करता है। अब 16 जून तक पुलिस की हिरासत में है। 16 जून तक पुलिस के पास मोहलत है कि वो सच उगलवा सके। तो आगे जो अपडेट होगा आपको ज़रूर देंगे। और इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि कुकू एफएम के ऑडियो बुक में इसी तरह की तमाम कहानियां आप सुन सकते हैं, और उसमें एक है हु किल्ड जेसिका, जिसको बाकायदा एक मीडिया ट्रायल के केस के तौर पर इस देश में देखा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। और जेसिका को किसने मारा, हु किल्ड जेसिका, दिल्ली की ये घटना जो उस वक्त पूरे देश में सुर्खियाँ बनी, जिसे मैंने खुद कवर भी किया था। तो जेसिका की पूरी इनसाइड स्टोरी, जेसिका लाल की, वो आप कुकू एफएम ऐप के ऑडियो बुक पर सुन सकते हैं। और इनकी जो सिस्टर थी जेसिका की, सबरीना लाल, उन्होंने इस केस की लड़ाई शुरू से आखिर तक लड़ी। हाल में उनकी डेथ हो गई थी। तो आप कुकू एफएम ऑडियो बुक पर हु किल्ड जेसिका पूरी कहानी सुन सकते हैं। तो कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू एफएम हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है, और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में।
इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक है। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मंडे यानी कल 12 जून दोपहर 1 बजे का वक्त, शहर बेंगलोर के शहर में एक पुलिस स्टेशन है, माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन। इस माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन में दोपहर का वक्त था 1 बजे का। तमाम पुलिस वाले बैठे हुए थे, ड्यूटी पे थे। कुछ के खाने का वक्त हो गया था, कुछ लंच के लिए तैयारी कर रहे थे जाने की। तभी अचानक थाने के बाहर एक उबर ऑटो आकर रुकता है। आजकल हर शहर में आपने देखा होगा उबर या ओला, ये सारी टैक्सी, कैब, इवन बाइक, ये सारी चीज़ें मुहैया हैं ऐप के ज़रिए। तो इसी माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन के सामने दोपहर 1 बजे मंडे यानी 12 जून को एक उबर ऑटो आकर रुकता है। एक लेडी उस ऑटो से उतरती हैं। उनके पास एक बैग था, शायद एक ब्लू रंग का बैग, ट्रॉली बैग, बड़ा सा बैग। वो बैग लेकर बाहर उतरती है। उसके बाद चूँकि पहिया था, ट्रॉली बैग है, तो उस वजनी बैग को घसीटते हुए वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होती। कुछ पुलिस वालों की नज़र जब इस लेडी पर पड़ी और साथ में देखा कि उसके हाथ में इतना बड़ा बैग है, तो उन्हें लगा कि ये महिला पीड़ित है, किसी ने परेशान किया है, घर वालों ने या ससुराल वालों से झगड़ा हुआ है, उसने निकाल दिया है और ये कंप्लेंट लिखाने आई है। तो अब महिला उस बैग को लेकर बिना डरे हुए, बिना किसी खौफ के ट्रॉली बैग लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर जा रही है। जो भी पुलिस वाले देख रहे हैं उनको यही लग रहा है कि एक विक्टिम है, एक पीड़ित है। वो अंदर जाती है, पूछती है कि स्टेशन का इंचार्ज कौन है। स्टेशन के इंचार्ज सामने आते हैं, बोलते हैं बताइए आपको क्या कंप्लेंट लिखानी है। कहती कोई कंप्लेंट नहीं निकाली, मैंने एक कत्ल किया है और 1 घंटे पहले कत्ल किया और 1 घंटे बाद अब मैं आपके सामने हूँ, मैं सरेंडर करने आऊँ। तो उसने कहा किसका कत्ल किया आपने, लाश कहाँ है? तो उसने कहा लाश इस बैग में है, खोल कर देख लीजिए। जब ये बात की तो पहले पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई मजाक है या फिर पता नहीं इसकी मानसिक हालत ठीक है कि नहीं, लेडी की क्या बोल रही है। भला कोई कत्ल करके बैग में लाश को रख कर पुलिस स्टेशन आता है, वो भी कातिल कोई आ गया खुद से। फिर भी अब बेबाक उसने बयान दिया। आसपास खड़े बाकी पुलिस वालों ने सुना, वो भी सन्ने। कुछ के लंच का टाइम हो रहा था, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन लेडी अपने बयान पर कायम रही। मजबूरन पुलिस वालों ने लेडी से कहा अब बैग को खोल। अब बैग खोलने की बारी थी, बैग खोला गया। वो महिला सच कह रही थी। बैग के अंदर एक बुजुर्ग महिला की ठूसी हुई लाश हाथ पैर मोड़कर रखी हुई थी। लाश के टुकड़े नहीं किए गए थे, लाश पूरी थी, लेकिन चूंकि बैग के साइज़ के हिसाब से वो सीधी नहीं आ सकती थी। लेकिन इतना बड़ा बैग वो था कि उसको मोड़कर हाथ पैर लाश को उसमें डाली जा सकती थी। तो पुलिस ने जब बैग का जब वो खुला तो उस लाश के ऊपर एक तस्वीर भी थी, एक बुजुर्ग की तस्वीर। पुलिस ने वो तस्वीर देखी, तस्वीर के नीचे एक महिला की डेड बॉडी। अब वो जो कह रही थी इसका मतलब है सच है। अब पुलिस को पहली बार मतलब सीरियसली उस महिला को लिया। फ़ौरन पुलिस वाले अलर्ट। हालांकि उन्हें ये भी मालूम था खुद चल कर आई, ये भागेगी कहाँ, लेकिन फिर भी अब उसकी निगरानी शुरू। बैठाया गया, उससे पूछा गया अब आप अपना नाम बताओ और पूरी कहानी बताओ। बेहद इत्मीनान से अब थाने के अंदर बैठकर वो महिला अपनी कहानी सुना रही है। बराबर में बैग है, बैग में लाश रखी है, वो अभी वहीं पे मौजूद है। अब तक पुलिस स्टेशन के अंदर बाकी पुलिस वालों तक भी यह खबर पहुंच गई थी, क्योंकि उनके लिए भी पहला तजुर्बा था कि कातिल खुद कत्ल करे और ख़ुद चलकर थाने पहुंचे, वो भी लाश के साथ। जिन जिन पुलिस वालों को पता चला सब अपना अपना काम छोड़कर
सीधे उस कमरे में आ गए जहाँ ये लेडी थी और जिस कमरे में वो बैग रखा हुआ था। बैग खुला हुआ है, लाश अंदर है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ की। महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उस महिला ने कहा कि उसका नाम सोनाली सेन है, वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और एक फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन इधर उसने नौकरी छोड़ रखी है। सोनाली सेन की उम्र 39 साल, 39 ईयर ओल्ड। उसने कहा इस बैग में जो लाश है वो मेरी माँ की है। माँ की उम्र 71 साल और माँ को ही उसने मारा था और माँ को मारने के बाद वो यहाँ पर अपनी माँ को की लाश को लेकर बैग में आई थी। तो उसने कहा कि ये जो बैग में लाश है ये मेरी माँ की है और इस लाश के साथ जो तस्वीर है वो मेरे फादर की है। फादर की मेरी डेथ हो चुकी है। माँ को आज मैंने खुद मारा, लेकिन क्यों मारा उससे पहले कहानी बता देती हूँ। उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी थी, मैं अपनी ठीक ठाक ज़िंदगी ससुराल वालों के साथ करीब 8 साल पहले बेंगलोर आई थी वेस्ट बंगाल से। तो साथ में हस्बैंड और मदर इन लॉ यानी सोनाली की सास रह रही थी। तो ये लोग साथ में रहा करते थे। इसी दौरान में अब इसकी जो सोनाली की माँ थी वो बंगाल में रहती थी अपने पति के साथ यानी सोनाली के पिता के साथ। कुछ वक्त पहले सोनाली के पिता की मौत हो गई। अब मौत के बाद माँ अकेली रह गई। अब बंगाल में माँ अकेली, देखभाल करने वाला कोई नहीं, कोई और भाई बहन नहीं, क्या करे। तो इसीलिए सोनाली सेन ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया और यहाँ बुलाने के बाद अब वो माँ को अपने साथ रखने लगी। बेंगलुरु में सोनाली ब्लैक हल्ली एक इलाका है, ब्लैक हल्ली, इसी इलाके में एक अपार्टमेंट है NSR ग्रीन अपार्टमेंट। तो इसी NSR ग्रीन अपार्टमेंट में ब्लैक हल्ली इलाके में सोनाली अपने पति, अपनी सास और अपनी माँ 3 लोगों के साथ रहा करती थी। बच्चे कोई थे नहीं, तो ये अब तीनों रह रहे हैं और इसी अपार्टमेंट में सब कुछ ठीक। लेकिन कुछ वक्त बीता सोनाली की माँ को यहाँ आए हुए, और जब माँ आई उसके बाद अब सोनाली की माँ और सोनाली की सास इन दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया घरेलू चीज़ों को लेकर। आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता। सोनाली की माँ का नाम था बीवा पॉल, 71 ईयर ओल्ड। तो अब सोनाली की माँ बीवा पॉल और उसकी सास, इनके बीच में झगड़ा होता है। बीच में कभी सोनाली आती, कभी सोनाली का पति आता, झगड़ा सुलझ जाता। लेकिन फिर हर दूसरे तीसरे दिन ये रूटीन बन गया कि सोनाली की माँ और सास आपस में लड़ा करती। अब इससे सोनाली भी बड़ा परेशान हो गई। वह फिजियोथेरेपिस्ट की नौकरी कर रही थी। कुछ वक्त पहले उसने नौकरी छोड़ दिया क्योंकि एक तो घर का तनाव भरा माहौल, उसे लगा कि इस माहौल में कैसे वो अपने काम पे ध्यान दे सके। तो वो घर में रहने लगी और घर में रहकर अब लड़ाई देखती तो उसको और बुरा लगता। वो बार बार समझौता कराती, बार बार दोनों को मनाती, लेकिन फिर वही लड़ाई झगड़ा हो जाता। संडे की रात यानी कि परसों फिर लड़ाई हुई सोनाली की माँ और सोनाली की सास के बीच में। इस लड़ाई के बाद सोनाली की माँ बीवा पॉल ने अपनी बेटी से कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे लगता है शांति नहीं मिलेगी, पीसफुल ज़िंदगी मैं नहीं बिता सकती हूँ। तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा मर जाऊँ। एक काम करो, तुम मुझे मार ही दे ताकि मुझे शांति मिले और मुझे नींद की गोली खिलाकर मार देना। ये संडे शाम की बात है। इसके बाद सोनाली ने अपनी माँ को समझाया, बात आई गई हो गई। संडे की रात बीत गई। अब मंडे सुबह करीब 11:30 बजे फिर झगड़ा हुआ सोनाली की माँ और सास के बीच में। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि फिर सोनाली बीच में आई, माँ को कमरे में ले गई और कमरे में ले जाने के बाद उसने अपनी माँ को बीपी और शुगर भी था, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और बाकी चीज़ों के लिए घर में हमेशा प्रिस्क्राइब्ड होता है उसकी नींद की गोली, डॉक्टर ने लिख कर दिया था, वो रखा हुआ था। उसने नींद की गोली 20 गोलियां उठाई और अपनी माँ को खिला दी। उसने कहा कि तुमको शांति तभी मिलेगी जब तुम मर जाओगी, और माँ ने खा ली। थोड़ी देर के बाद अब माँ के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया। अब वो दर्द से परेशान करा रही है, रो रही है। सोनाली ने देखा कि अब माँ को दर्द है, बेचैन है। उसने माँ का गला घोटना शुरू कर दिया।
इसके बाद उसने अपनी माँ का गला घोटा और माँ को मार डाला। मारने के बाद वो बिल्कुल इत्मीनान से कपड़े बदलती है, एक ट्रॉली बैग खाली करती है, सारे सामान को निकाल कर बेड पर रखती है, उस ट्रॉली बैग के अंदर अपनी माँ को फिट करती है, फिर अपने पापा की तस्वीर निकालती है, उस बैग में अपनी माँ की लाश के ऊपर उस तस्वीर को रखती है, ट्रॉली बैग को बंद करती है। इसके बाद अपने मोबाइल के ऐप से, उबर ऐप से एक उबर ऑटो बुक करती है। उसके घर से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह थाना है, माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन। अब उबर बुक करती है, उबर घर के बाहर ट्रॉली बैग को घसीटते हुए ये ले आकर बाहर आती है, ऑटो में रखती है, बैग को रखने में ऑटो वाला मदद भी करता है। इसके बाद वो कहती है कि पुलिस स्टेशन चलना है, माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन। दोपहर करीब ठीक 1 बजे, मतलब इस कत्ल के 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी माँ की लाश के साथ थाने पहुँच जाती है और थाने जाकर दोपहर 1 बजे पुलिस वालों के सामने कहती है कि मैंने अपनी माँ का कत्ल किया है, बैग खोल लीजिए, सबूत इसमें है। बैग खुलता है और सबूत मिल जाता है। तो पुलिस को इस केस में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि कातिल खुद लाश के साथ थाने में पहुंचा था और ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि इससे पहले ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब कत्ल के बाद कातिल खुद पुलिस स्टेशन चल कर गया है, कई बार लाश लेकर गया है। मुझे 1-2 किस्सा बिहार का भी याद आ रहा है। एक ने तो एक कत्ल किया, सर काटा और सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। लेकिन ये पहली बार था शायद कि एक बेटी अपनी माँ का कत्ल करने के बाद माँ की लाश के साथ थाने पहुंचती है। इत्तेफाक कहें या अफसोस कहें कि पिछले 2 दिनों में, यानी कल और आज, 2 ऐसी कहानियाँ सुनानी पड़ी जिनमें बेटी ने अपनी माँ को मारा था। और इसीलिए ऐसी कहानियाँ सुनाने से भी थोड़ा मतलब सोच कर भी अजीब लगता है, लेकिन क्या कह रहे हैं, जुर्म की दुनिया में फिर वही बात है कि कब कहाँ क्या कौन सा रिश्ता, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, सोनाली को अरेस्ट कर लिया है और अब ज़्यादा इसमें केस में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एविडेंस को कलेक्ट करना है, घर के लोगों के बयान लेने हैं और सीसीटीवी से लेके बाकी वो ऑटो वाले का बयान, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस केस में सोनाली को कल्प्रिट ठहराने या उसे सज़ा दिलाने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, देखना ये होगा कि जब मुकदमा शुरू होगा तो इसको दोनों तरफ के वकील किस एंगल से इस केस को लड़ेंगे और क्या पहलू रखेंगे। एक परेशान बेटी जिसने आए दिन के झगड़े से निजात पाने के लिए अपनी माँ को कत्ल किया, या फिर एक ऐसी बेटी जिसका दावा है कि उसकी माँ ने कहा कि जब तक वो ज़िंदा है उसको सुकून से ज़िंदगी नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसे मार दे, और माँ के कहने पर उसने अपनी माँ का कत्ल किया। क्या स्टैंड होगा, क्या कहानी होगी, ये जब ये ट्रायल शुरू होगा तब पता चलेगा। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शिवम विश्वकर्मा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवम। और ये सतना MP से हैं। इसके अलावा कान्हा सहारिया, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कान्हा। और धीरज जी ने भेजा, उनके बेटे हैं ये। अयान गौड़ का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अयान। और विशाल, नेहा और ईशान, इन्होंने भेजा है कैलिफोर्निया से, तो हैप्पी बर्थडे अयान। साथ ही देवीलाल गुर्जर पहाड़ी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे देवीलाल। और उद्धम गुर्जर ने भेजा है। नरगिस, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नरगिस, अंजलि ने भेजा है। और साथ साथ आज मेरी सिस्टर, मेरी बहन, उसका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शीरी। उसका 2 नाम है, एक कहकशां, बाहर के लिए, घर के लिए शीरी। तो हैप्पी बर्थडे, शिकारपुरी भी विश कर रहे हैं। साथ ही कल उससे रात को लंबी बात भी हुई थी और बात करते करते 12 बजा दिया, ताकि मैं ये चाहता था कि पहला मैं हूँ जो विश करूँ। हालांकि दानियाल जो उसका बेटा है वो भी फ़ोन पे वेट कर रहा होगा कि फ़ोन खाली हो तो करूं, वो भांजा मेरा, लेकिन वो इस वक्त बाहर है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके बाद ही उसको नंबर मिला होगा विश करने के लिए। कोई नहीं, तो हैप्पी बर्थडे श्री, और उम्मीद है आज अच्छा खाना मिलेगा खाने को। साथ ही कमल ढिल्लो भटिंडा से, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है और एक शख्स, गुमनाम शख्स है, उनके बारे में बस यही कहूँगा। आज हमारे ऑफिस में एक कुलीग हैं, उन्होंने बताया कि वो सेक्टर 12 नोएडा से आ रही थी और उन्हें एक शख्स मिला और उसका नाम पता नहीं मालूम, बट सेक्टर 12 में था वो,
और उसने कहा कि हेलो बोलने के लिए मुझे। तो हेलो एंड थैंक यू आपके प्यार के लिए। और अगर जिस तरीके से आपने बोला है तो मुझे लगता है कि आप क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं। तो अगर आप मेल या कुछ करके अपने बारे में मुझे बता सकें तो पक्का बताइएगा और मुलाकात भी होगी ज़रूर। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेम्बर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।